फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से आज हम लोग राजेश मिश्रा की बुक से अध्याय 9 को पढ़ने वाले हैं, जो आपकी उदारवाद है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उदारवाद। इससे पहले हम लोग 8 तक पढ़ चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं पढ़े हुएगा तो जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज अध्याय 9 राजनीतिक अवधारणाएं की अध्याय 9 में उदारवाद को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ उदारवादी विचारधारा अत्यंत गतिशील और लचीली है। उदारवादी विचारधारा जो है क्या है? अत्यंत गतिशील और लचीली है। 18वीं शताब्दी में इसका जो है प्रभाव विद्यमान है तथा इसका जो है निरंतर विकास हो रहा है उदारवादी विचारधारा का। ठीक है। उसके बाद जो है शास्त्रीय उदारवाद का आरंभ जो है मध्यकालीन सामंतवादी राजतंत्रीय एवं पोपशाही व्यवस्था के विरोध में हुआ। शास्त्रीय उदारवाद का आरंभ। ठीक है। उसके बाद जो है कि उदारवाद का उदय जो है मध्य वर्ग के विचारधारा के रूप में हुआ। उदारवाद का जो है उदय जो है मध्य वर्ग के विचारधारा के रूप में हुआ। उदारवादी विचारधारा जो है वणिकवाद के विरोध में आई। इसके उदय के जो है निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। यानी उदारवाद के विचार जो है उदय के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। इसका जो कारण है कि पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार साधनों का विकास, उसके बाद जो है यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय, ये सभी कारण माने जाते हैं आपके उदारवाद के उदय के। ठीक है। उसके बाद जो है कि उदारवाद की परिभाषा दी गई है। हैकर के अनुसार उदारवाद जो है राजनीतिक के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली है, परंतु यह साहसी व्यक्ति ही इसकी स्पष्ट और सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। यह कहते हैं आपके हैकर उदारवाद के संबंध में। ठीक है। उसके बाद जो है उदारवाद व्यक्ति और राज के संबंध में एक दृष्टिकोण है। लास्की के अनुसार जो है उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की एक आदत है। लास्की मानते हैं उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की एक आदत है आपके। रिचर्ड बेहम के अनुसार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। ये रिचर्ड बेहम मानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। उसके बाद है कि उदारवाद एक निश्चित परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। उदारवाद की एक निश्चित परिभाषा देना जो है बहुत ही कठिन है, आपका अत्यंत कठिन है। उदारवाद की विशेषताएं बारबारा गुडविन ने जो है उदारवाद की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला कि व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक और स्वायत्त है। सरकार व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित है। यह मानते हैं आपके बारबारा गुडविन मानते हैं आपका। ठीक है। उदारवाद की विशेषता बताते हैं। उसके बाद जो है गुडविन के अनुसार जो है संवैधानिक और विधि का शासन। ठीक है। चयन की स्वतंत्रता जिसमें सरकार का चयन भी सम्मिलित है। उसके बाद में अवसर की समानता, सामाजिक न्याय और सहिष्णुता। ठीक है। ये गुडविन मानते हैं। उसके बाद जो है कि शास्त्रीय उदारवाद के अनुसार, शास्त्रीय उदारवाद में जो है कि उदारवाद का विकास मूलतः यूरोप और इंग्लैंड में हुआ। शास्त्रीय उदारवाद मानते हैं कि उदारवाद का विकास जो है मूलतः यूरोप और इंग्लैंड में हुआ। उदारवाद का दार्शनिक आधार हॉब्स के विचारों में ही विद्यमान है। इसका दार्शनिक आधार जो है जॉन हॉब्स के विचारों में ही विद्यमान है आपका। हॉब्स के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील और तार्किक है। वो अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है प्रयत्नशील होता है। हॉब्स मानते हैं, हॉब्स लॉक और रूसो प्रकृतिवादी हैं ये लोग। ठीक है। परंतु हॉब्स को जो है उदारवादी नहीं माना जाता, क्योंकि हॉब्स ने पूर्ण सत्तावादी राज का समर्थन किया है। उदारवादी विचारधारा के जनक जॉन लॉक है। इन्होंने जो है पूर्ण सत्तावादी राज का खंडन करते हुए सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन किया है, जॉन लॉक। तो उदारवादी विचारधारा के जनक जो माने जाते हैं आपके जॉन लॉक माने जाते हैं। ठीक है। सामाजिक रूप में उदारवाद जो है धर्मनिरपेक्षता, प्रथाओं, परंपराओं और पुरानी संस्थाओं को नकारता है तथा तर्क और विवेक के अनुसार जो है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जांच करता है आपका सामाजिक रूप में उदारवाद। ठीक है। आर्थिक रूप में उदारवाद जो है मानव को उत्पादन, विनिमय तथा वितरण करने, कोई व्यवसाय या व्यापार करने, अपनी संपत्ति रखने और बेचने की स्वतंत्रता देता है। आर्थिक रूप में उदारवाद। ठीक है। अर्थात राज्य आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, उदारवाद मानता है, आर्थिक उदारवाद मानता है। ठीक है। राजनीतिक रूप में उदारवाद जो है शक्तियों के पृथक्करण, शक्ति संतुलन, निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, प्रेस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित है राजनीतिक रूप में उदारवाद। ठीक है। राज की प्रकृति लॉक ने जो है संसदीय सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि संसद के द्वारा ही जो है कार्यारोपण का निर्धारण होना चाहिए, लॉक कहते हैं। ठीक है। लॉक ने जो
हस्तक्षेपकारी राज जिसका जो है अभिप्राय अग्रलिखित है। लॉक के हस्तक्षेपवादी राज का समर्थन किया गया जिसका अभिप्राय जो है अग्रलिखित है। पहला है कि पितृसत्ता का अभाव, समझौते की स्वतंत्रता। ठीक है, लॉक ने स्वतंत्रता को महत्व देते हुए कहा कि राज एक आवश्यक बुराई है। जॉन लॉक कहते हैं कि राज एक आवश्यक बुराई है। उसने नकारात्मक पुलिस या प्रहरी राज का समर्थन किया। उसने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना के प्रतिपादन के द्वारा जो है संवैधानिक शासन का समर्थन किया, जॉन लॉक ने। उसके बाद है कि शास्त्रीय उदारवादी व्यक्ति और राज के संबंधों में जो है व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनके अनुसार जो है समाज और राज एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण जो है व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए किया है। बेंथम ने तो यहाँ तक कहा है कि समाज व्यक्तियों का जो है योग मात्र है। बेंथम ने कहा है कि समाज जो है व्यक्तियों का योग मात्र है और तब व्यक्तियों से पृथक समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता। बेंथम मानते हैं आपका। इसलिए शास्त्रीय उदारवादी का समाज जो है अनुवादी प्रतीत होता है आपका। उसके बाद जो है अहस्तक्षेपवाद है। तो शास्त्रीय उदारवादियों ने राज और आर्थिक गतिविधियों के मध्य जो है अलगाव किया। शास्त्रीय उदारवादियों ने, ठीक है, राज और आर्थिक गतिविधियों के मध्य अलगाव किया। उसके बाद जो है कि इसके अनुसार राज का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। और हस्तक्षेपवाद में जो है कि राज का हस्तक्षेप जो है आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण बाजार के आधार पर होगा। उसके बाद है जिसे एडम स्मिथ ने जो है अदृश्य हाथ की संज्ञा दी। इनके अनुसार जो है सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समूचे समाज का भला हो जाएगा, एडम स्मिथ मानते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध रचना द वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक जो है रचना लिखी है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ठीक है, उसके बाद है कि शास्त्रीय उदारवाद तथा उपयोगितावाद। तो बेंथम ने उदारवाद को जो उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया। बेंथम के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सुख अर्जित करना है, बेंथम के अनुसार। इसलिए वही शासन प्रणाली राज और सरकार से बेहतर है जिसमें जो है लोगों को अधिक से अधिक सुख प्रदान किया जा सके, बेंथम के अनुसार। बेंथम ने उदारवाद की व्याख्या नए आधारों पर की। इसलिए सेबाइन ने जो है बेंथम को जो आमूल दार्शनिक कहा है, क्योंकि इन्होंने जो है प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता का खंडन करते हुए भी व्यक्तिवादी विचार को जो है बनाए रखा है। इसीलिए सेबाइन ने जो है बेंथम को क्या कहा, आमूल दार्शनिक, क्योंकि बेंथम ने जो है प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता का खंडन करते हुए भी व्यक्तिवादी विचार को बनाए रखा है। ठीक है, इसके बाद है कि शास्त्रीय उदारवाद तथा लोकतंत्र में उदारवाद। ठीक है, उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है केंद्रित महत्व दिया गया है। शास्त्रीय उदारवादी विचारकों ने जो है लोकतंत्र का प्रयोग स्वतंत्रता को संरक्षित करने और उसकी वृद्धि करने के लिए किया है। शास्त्रीय उदारवादी विचारकों ने जो है लोकतंत्र का प्रयोग जो है स्वतंत्रता को संरक्षित करने और उसकी वृद्धि करने के लिए किया है। शास्त्रीय उदारवादियों ने लोकतंत्र को साधन तथा व्यक्ति को साध माना है। शास्त्रीय उदारवादियों ने जो है लोकतंत्र को साधन और व्यक्ति को साध माना है। चलिए, उसके बाद जो है कि उदारवाद के संबंध में जो है शास्त्रीय उदारवाद तथा समानता। शास्त्रीय उदारवाद तथा समानता में जो है कि शास्त्रीय उदारवादियों ने नैतिक समानता पर बल दिया। इनके अनुसार जो है सभी व्यक्ति नैतिक रूप में समान है, शास्त्रीय उदारवाद के अनुसार। उसके बाद है शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना। शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना भी की गई है कि इसमें जो है व्यक्ति और समाज के संबंधों का जो है त्रुटिपूर्ण वर्णन है। व्यक्ति को एक अणु के रूप में देखा गया है जो समाज में पृथक है। इसलिए मैकफर्सन ने लॉक के विचारों को जो है लॉक ने जो है विचारों को जो है स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद कहा है। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद जो है मूलतः पूंजीपतियों और जो है मध्यम वर्ग का दर्शन है जिसमें समान हित की संकल्पना का अभाव है। यह जो है शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना के संबंध में कही जा रही है। उसके बाद है कि व्यक्ति को खुला छोड़ देने से समूचे समाज की भलाई हो जाएगी। यह मान्यता जो है आंशिक और त्रुटिपूर्ण है क्योंकि समाज में सभी की स्थिति समान नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो है कि सकारात्मक उदारवाद है। उसके बाद है सकारात्मक उदारवाद यानी कल्याणकारी राज। संशोधनात्मक उदारवाद, नैनी स्टेट, सामाजिक उदारवाद आधुनिक उदारवाद की एक जो है संकल्पना के नाम है। इसने जो है शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन प्रस्तुत किया है। ठीक है, सेबाइन के अनुसार जो है शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन J.S. मिल, स्पेंसर, T.H. ग्रीन ने किया है सेबाइन के अनुसार। उसके बाद जो है कि स्पेंसर शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन करते हुए धूर व्यक्तिवादी हो गए।
उन्होंने जो है इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अपंग व्यक्तियों के मरने में ही समाज की भलाई है, स्पेंसर मानते हैं। मिल और ग्रीन ने जो है शास्त्रीय उदारवाद को कल्याणकारी राज के रूप में परिवर्तित कर दिया। मिल और ग्रीन ने जो है शास्त्रीय उदारवाद को कल्याणकारी राज के रूप में परिवर्तित कर दिया। जे.एस. मिल द्वारा किया गया संशोधन। जे.एस. मिल पहले उदारवादी विचारक हैं जिन्होंने जो है व्यक्ति और राज के मध्य जो है समाज नामक तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की खोज की है। जे.एस. मिल ने सर्वप्रथम कल्याणकारी राज का आधार रखा, क्योंकि उन्होंने जो है राज के आर्थिक गतिविधियों में जो है हस्तक्षेप को आवश्यक माना है। जे.एस. मिल ने, ठीक है। जे.एस. मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखते हुए कहा है कि राज का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप आवश्यक है, क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति जो है आपका समान नहीं होती, ठीक है। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता को जो है सामाजिक वस्तु कहा। जे.एस. मिल ने जो है स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु कहा। जे.एस. मिल ने कहा है कि राज्य के द्वारा जो है लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अतः राज्य का कार्य जो है केवल चौकीदारी करना, विधि और व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है। जे.एस. मिल मानते हैं राज को, ठीक है। उसके बाद है कि टी.एच. ग्रीन द्वारा किया गया संशोधन। एल.टी. हॉब हाउस सकारात्मक उदारवाद के प्रबल समर्थक है, जिन्होंने जो है लिबरलिज्म नामक रचना लिखी है, ठीक है। सेबाइन के अनुसार टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद का जो है सबसे सफल संशोधन किया। सेबाइन के अनुसार टी.एच. ग्रीन ने जो है उदारवाद का सबसे सफल संशोधन किया। टी.एच. ग्रीन ने जो है परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज और व्यक्ति के मध्य जो है विरोधाभासों को दूर कर दिया। टी.एच. ग्रीन ने स्पष्टता कहा कि व्यक्ति मूलतः जो है सामाजिक प्राणी है। टी.एच. ग्रीन, ठीक है। टी.एच. ग्रीन ने जो है उदारवाद में समान हित या सामान्य भलाई की संकल्पना को महत्वपूर्ण बना दिया। व्यक्ति और समाज के संबंधों को जो है पुनर्निर्धारित करते हुए व्यक्ति को जो है मूलतः सामाजिक प्राणी माना है आपके टी.एच. ग्रीन ने, ठीक है। अतः परंपरागत अनुवादी समाज की संकल्पना को इन्होंने जो है अस्वीकृत कर दिया। टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद को जो है मध्यम वर्ग के दर्शन या विचारधारा की बजाय पूरे समाज की विचारधारा के रूप में बदल दिया। टी.एच. ग्रीन ने। उसके बाद है कि सकारात्मक उदारवाद को सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है। इन्होंने जो है राज्यों को एक आवश्यक अच्छाई माना है। इनके अनुसार जो है राज्य व्यक्ति की नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इसके बाद जो है कि इसलिए वेपर ने कहा कि ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य और उदारवाद को सामाजिक बनाया। वेपर मानते हैं। ग्रीन के अलावा कल्याणकारी राज के अन्य सिद्धांतकारों में जो है हॉब हाउस और लास्की प्रमुख है। उसके बाद है लास्की द्वारा उदारवाद में संशोधन। लास्की ने उदारवाद के राजनीतिक स्वरूप तथा समाजवाद के आर्थिक स्वरूप को मिलाने का प्रयास किया तथा कल्याणकारी उदारवाद के पक्ष में तर्क दिया। लास्की, ठीक है। लास्की ने व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों पर बल दिया है। उसके बाद है सकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार। अल्फ्रेड मार्शल ने द फ्यूचर ऑफ द वर्किंग क्लासेज जो है नामक रचना लिखी है। कौन? अल्फ्रेड मार्शल ने। सलमान जो है जॉन मेनार्ड किन्स और गैल ब्रॉथ ने किया आपकी, ठीक है। इन्होंने राज्य और बाजार के मध्य संबंधों को परिवर्तित किया। इन्होंने राज्य के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना है। जॉन मेनार्ड किन्स ने जो अपनी प्रसिद्ध रचना द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में कहा है कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। यह मानते हैं आपके जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। उसके बाद जो है कि कल्याणकारी राज का व्यवहारिक प्रयोग। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो है नया समझौता कार्यक्रम द न्यू डील प्रोग्राम जो है 1933 से 38 लागू किया, ठीक है। रूजवेल्ट द न्यू डील प्रोग्राम्स के तहत जो है राज्य द्वारा लोक कल्याण हेतु सामाजिक खर्चों में बढ़ोतरी की गई। इंग्लैंड में जो है वेबरी रिपोर्ट ने कल्याणकारी राज का स्पष्ट समर्थन किया गया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है कल्याणकारी राज का व्यवहारिक प्रयोग भी किया गया, जिसके मूल कारण निम्नलिखित माने जाते हैं आपके। पहला कि उदारवादी देशों में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होना, श्रमिकों को भी मतदान के अधिकार की प्राप्ति, आर्थिक संकट, साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। उसके बाद है कि 1942 की वेबरी रिपोर्ट को जो है कल्याणकारी राज का मूल आधार माना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ब्रिटिश समाज की मूल समस्याएं निम्नलिखित थी। अभाव, अज्ञानता, आलस जो है,
गंदगी और बीमारी थी। यानी बेवरेज रिपोर्ट आपके 1942 में कल्याणकारी राज्य का मूल आधार माना गया। आगे है कि ब्रिटेन में जो है वर्ष 1945 में लेबर पार्टी ने क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग किया। यानी 1945 में लेबर पार्टी ने जो है क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक जो है प्रयोग किया। राष्ट्रपति जॉनसन ने द ग्रेट सोसाइटी का नारा देते हुए गरीबी से युद्ध के लिए संकल्प व्यक्त किया। ठीक है, राष्ट्रपति जॉनसन ने। राष्ट्रपति कैनेडी ने न्यू फ्रंटियर का नारा दिया, राष्ट्रपति कैनेडी ने। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र का संबंध। कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र का संबंध सेबाइन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो उदारवाद एवं लोकतंत्र को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। अतः लोकतंत्र का अभिप्राय जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यक्त किया गया सेबाइन के अनुसार। समकालीन सकारात्मक उदारवादी विचारक, समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स और डॉर्किंग ने जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रभावी समर्थन किया। इन लोगों के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक वस्तुओं का वितरण करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य के द्वारा ही संपत्ति के जो है केंद्रीकरण को रोका जा सकता है। रॉल्स ने समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए जो है सामाजिक वस्तुएं उपलब्ध कराने का समर्थन किया, जॉन रॉल्स। ठीक है। डार्किन के अनुसार जो है अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए, जिसे उन्होंने जो है पेंशन योजना का नाम दिया, डॉर्किंग ने। ठीक है। अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य का कार्य लोगों की क्षमताओं में वृद्धि और उनका जो है मानवीय विकास करना है। अमर्त्य सेन मानते हैं और शास्त्री भी हैं। उसके बाद जो है कि कल्याणकारी राज्य की आलोचना है। F.A. हेयक ने प्रसिद्ध रचना द रोड टू सर्फडम में जो समाजवाद, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी राज्य की कड़ी आलोचना की है। इन्होंने जो है लॉर्ड एक्टन और टॉकविले की चेतावनी को जो है दोहराते हुए कहा कि समाजवाद का आशा जो है दास्ता का मार्ग है। ठीक है, हेयक मानते हैं। दूसरा है कि कल्याणकारी राज्य की भूमिका द्वारा जो है व्यक्ति के जीवन पर जो है राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता और पहल में जो है ह्रास हुआ। राज्य की गतिविधियां अकुशल हुई और अर्थव्यवस्था जो है क्या हुई तो सख्ता हाल हो गया, यानी अर्थव्यवस्था का सख्ता हाल हो गई। ठीक है, यह जो है। उसके बाद जो है तीसरी आलोचना है कि फांसीवादी नाजीवादी व्यवस्थाओं ने भी स्वयं को जो है कल्याणकारी कहा और समाजवादी देशों ने भी स्वयं को जो है कल्याणकारी माना, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्ट संकट प्रतीत होने लगा आपका। ठीक है। उसके बाद जो चौथी आलोचना है आपका कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था व्यवहारिक रूप में संकटग्रस्त प्रतीत होने लगी। परिणाम स्वरूप जो है 1979 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का परित्याग करते हुए आर्थिक उदारवाद को अपनाया। अमेरिका में राष्ट्रपति रीगन ने भी बाजारवादी नीतियों का जो है समर्थन किया। इसलिए नौ उदारवादी नीतियों को जो है रीगनवाद या थैचरवाद के नाम से भी जाना जाता है। नौ उदारवादी नीतियों को रीगनवाद और थैचरवाद नीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि नौ उदारवाद में जो है स्वेच्छा तंत्रवाद इसको कह सकते हैं। नौ उदारवाद को नौ जो है दक्षिण पंथ भी कहा जाता है आपका। F.A. हेयक के विचार जो है कि संवैधानिक स्वतंत्रता, हेयक ने जो है संवैधानिक स्वतंत्रता में जो है नौ उदारवादी विचारधारा का आधार रखा है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को जो है परस्पर विरोधी सिद्धांत माना। हेयक ने तर्क दिया है कि लोगों में जो है भिन्न भिन्न योग्यताएं तथा निपुणताएं पाई जाती है, जिसके कारण जो है आय और संपदा में विषमता होती है। हेयक मानते हैं। उन्होंने व्यक्तिवादी, अनुवादी समाज और बाजारवादी अर्थव्यवस्था को जो है पुनर्जीवित किया। हेयक ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता के औचित्य पर जो है प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह विधि के शासन और कुशलता के विरुद्ध है, क्योंकि व्यक्तियों के मध्य जो है अतार्किक भेदभाव किया जाता है। गरीबों के कल्याण के नाम पर प्रशासन और नौकरशाही के आकार में वृद्धि होती है, हेयक मानते हैं। इनके अनुसार जो है कल्याणकारी राज्य का लाभ गरीबों को नहीं अपितु मध्यम वर्ग को प्राप्त होता है कल्याणकारी राज्य में। ठीक है। इन्होंने प्रगतिशील कारारोपण का भी विरोध किया, क्योंकि यह समान कार्य और समान वेतन के विरुद्ध है। प्रगतिशील कारारोपण के द्वारा जो है कुशल व्यक्ति को दंडित किया जाता है।
यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि हियक ने राज्य के जो है कल्याणकारी कार्यों का पूर्णतः जो है विरोध नहीं किया, बल्कि राज्य द्वारा जो आर्थिक गतिविधियों पर एकाधिकार का विरोध किया है हियक ने। ठीक है, हियक उस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के विरोधी हैं जिसका प्रयोग ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, इन्होंने जो है बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा हियक ने कि राज्य द्वारा जो है अभावग्रस्त लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हियक मानते हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अन्याय और दुर्भाग्य में जो है अंतर होता है। इन्होंने कहा कि गरीब लोग दुर्भाग्य के शिकार हैं, अन्याय के नहीं। हियक मानते हैं। हियक के अनुसार जो है सर्वाधिकारवाद और कल्याणकारी राज एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसलिए कल्याणकारी राज का मार्ग जो है सर्वाधिकारवाद की ओर ही अग्रसर होता है। इन्होंने बाजारवादी अर्थव्यवस्था को सबसे कुशल और जो है सक्षम माना है, हियक है का मानना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कि फ्रीडमैन का विचार, उदारवाद के संबंध में फ्रीडमैन का विचार। 9 उदारवादियों की मान्यता को जो है फ्रीडमैन ने आगे बढ़ाया। इनके अनुसार जो है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और स्वतंत्रता में जो है सहसंबंध पाया जाता है। इनके अनुसार जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और स्वतंत्रता में सहसंबंध पाया जाता है फ्रीडमैन के अनुसार। ठीक है, स्वतंत्रता वहीं संभव है जहां आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी हो। अतः इन्होंने भी बाजार और जो है सीमित राज का समर्थन किया है फ्रीडमैन ने। उसके बाद जो है कि नॉजिक का विचार, उसके बाद है नॉजिक का विचार कि 9 उदारवादियों में जो है नॉजिक एक अतिवादी विचारक है जिन्होंने राज्य के बिल्कुल न्यूनतम कार्यों का समर्थन किया है। नॉजिक ने इनके अनुसार जो है व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रतिभा का स्वामी है, अतः व्यक्ति द्वारा अर्जित वस्तुओं पर उसी का स्वामित्व है, नॉजिक मानते हैं। इन्होंने मूलतः जो है अनुवादी समाज को स्वीकार करते हुए कहा कि समाज का अस्तित्व व्यक्तियों से पृथक नहीं होता, समाज का अस्तित्व जो है व्यक्तियों से पृथक नहीं होता, नॉजिक मानते हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा कि राज्य का कार्य केवल पुलिस और सुरक्षा के लिए होना चाहिए, इसलिए इन्होंने जो है न्यूनतम करारोपण का समर्थन किया है, नॉजिक ने। ठीक है, उसके बाद है 9 उदारवाद और व्यवहारिक स्थिति। पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी व्यवस्थाओं के विघटन और वर्ष 1990 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी रचना द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में कहा है कि उदारवादी विचारधाराओं ने जो है विचारधाराओं के संघर्ष को जीत लिया। उदारवादी लोकतंत्र ही विश्व के से जो है समक्ष उपलब्ध सर्वोत्तम और एकमात्र विकल्प है। इनके अनुसार जो है उदारवाद ने फांसीवाद एवं नाजीवाद जैसी विचारधाराओं को जो है पराजित किया। शीत युद्ध के पश्चात उदारवाद ने जो है साम्यवादी विचारधारा को भी पराजित किया। अतः उदारवाद की अब जो है विश्वव्यापी विजय हो चुकी है। वर्ष 1990 के पश्चात उदारवादी व्यवस्थाओं का प्रयोग पूर्व साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी किया गया तथा तीसरी दुनिया के अनेक भागों में अब उदारवादी आर्थिक प्रणाली को जो है स्वीकार किया जा रहा है, जिसे संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में उदारवाद का निर्णायक जो है और व्यापक प्रसार हुआ है। उसके बाद है समतावाद। क्या है? समतावाद। समतावाद जो है धन संपदा, मान मर्यादा और प्रचलित विषमताओं को कायम नहीं रखना चाहते, समतावाद आपका। ठीक है, समतावाद जो है मनुष्यों के लिए समान अवसर, अधिकार, लाभ और सकारात्मक कार्रवाई के लिए कोई तार्किक आधार नहीं ढूंढते, बल्कि विषमता और भेदभाव ही राज की कार्रवाई का आधार उपलब्ध कराते हैं, समतावाद। ठीक है, सीवी मैकफर्सन ने जो है परंपरागत उदारवादी मान्यताओं को जो है स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के नाम से संबोधित किया है। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद में यह विचार निहित है कि व्यक्ति जो है स्वभावतः अपने शरीर और अपनी क्षमताओं का स्वामी है और इनके लिए वह समाज का ऋणी नहीं है। वह जो कुछ अर्जित करता है उसकी स्वयं की संपत्ति बन जाती है। ठीक है, मैकफर्सन ने सकारात्मक कल्याणकारी राज का समर्थन करते हुए कहा है कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है। वर्तमान समाज प्राचीन समाजों से सरल नहीं है, अतः राज को जो है गरीब तथा असहाय लोगों के पक्ष में कार्य करना चाहिए, मैकफर्सन कहते हैं। ठीक है, जॉन रॉल्स ने जो है स्वेच्छा तंत्रवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि समतावाद ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ साथ जो है निर्बल, निर्धन और वंचित वर्गों को भी अपने विकास के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ और पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, रॉस ने अपने न्याय के सिद्धांत में जो है स्वतंत्रता और समानता को न्याय का जो है बुनियादी सिद्धांत मानते हुए विषमता का न्यायसंगत आधार होने की
कोशिश की है आपके रॉल्स ने, ठीक है।